नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज बायो का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले वाले पार्ट में मैं 10 क्वेश्चनों को कराया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने वहां 1 से 10 तक अलग अलग 10 टॉपिकों को कवर कराया हुआ था। बढ़िया डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ था। थोड़ा सा डिटेलिंग ज़्यादा हो गया था और वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा, जैसे कि रिस्पॉन्स मिला है, कमेंट मैंने पढ़ा है, तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद है। इसी तरीके से इनको भी मैं कोशिश करूंगा कि पूरे डिटेल से आपको पढ़ाऊं। जहां ज़रूरत होगा वहां बताऊंगा, जहां ज़रूरत नहीं होगा वहां पर केवल फैक्ट को याद करते चलेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस की सारी सीरीज में लेकर आ रहा हूं। मैं मैथ्स के भी चैप्टर्स कराते आ रहा हूं, साथ ही साइंस का भी मैंने अभी बायो कराया हुआ है। केमिस्ट्री कुछ दिनों में डल जाएगा, उसके बाद बायो का सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, साथ ही फिजिक्स के भी आगे आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके के सारे सब्जेक्ट के भी चल रहे हैं, जिसको सुमन मैम के द्वारा, योगेंद्र सर के द्वारा 20 डेज के लिए आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आया जा रहा है। तो आप सभी उसको अटेंड करते रहिए और अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप सभी को एकदम डिटेल में पढ़ाई करना है, जैसे कि अभी एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है और आपके पास समय कम है, तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम फीस पर रखा गया है। और उसमें बहुत ही सटीक तरीके से कम जो पॉइंट्स हैं, कम जो चीज़ें हैं, उनको टारगेट करके अच्छा नंबर अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि आपको पता हो वो आपको पढ़ना क्या है, और वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप हमारे कोर्स के साथ हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर कोर्स के बारे में और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। 8770123687 इस नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आज हम इस बाकी के 10 क्वेश्चनों को करते चलेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को करने से पहले मेरे आप सबसे आग्रह है कि सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हों उनको इन सभी का नॉलेज हो सके। और जो बता रहा हूँ, इन्हीं टॉपिकों के आसपास आपको पढ़कर जाना है। इससे ज़्यादा आप अब, क्योंकि आपका एग्जाम डेट आ चुका है, तो अब इससे ज़्यादा आप ध्यान नहीं देंगे तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि 11वां है। इससे पहले 10 बन चुके हैं। तो इसमें सूची मिलाइए बोला है, सूची 1 और सूची 2। इसी तरीके से आपको व्यापम के पीएससी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इसी फॉर्मेट में मैंने बनाया हुए हैं सारे क्वेश्चंस को। तो सूची 1 और सूची 2 में क्या बोला गया ये पढ़ लेते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन, ठीक है, बेटर है, ठीक है। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाते हैं। अच्छा, इससे पहले बोलना चाहूँगा कि कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि जो बैकग्राउंड है सर उसको अलग फॉर्मेट में लाइए। तो जो पीडीएफ का फॉर्मेट रहता है वो इसी फॉर्मेट में रहता है, ब्लैक एंड वाइट में, तो ये लाना थोड़ा मुश्किल होगा हम लोग के लिए। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप सभी के लिए आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हो वो रंगीन में हो। और लेकिन रंगीन में ऐसा होता है कि आप जब प्रिंट आउट कराएंगे तो आपको दिक्कत आएगा, इसलिए हम इसी नॉर्मल फॉर्मेट में रखते हैं। साथ ही पिछले वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया था उनका मैं बताते चलूँगा कि मैंने यूरिया में पूछा था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसे एनपीके के नाम से जाना जाता है, उनका रेशियो क्या रहता है। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया है, जैसे कि नमेशा चंद्र जी हैं, उन्होंने बताया 4:2:1 के रेशियो में रहता है सर करके। उसी प्रकार से कशिश जी हैं, उन्होंने बताया हुआ है। उसी प्रकार से हम देखेंगे आगे तो तनु सिंह मैडम है, उन्होंने बताया, पूजा यदु जी ने बताया है। तो इसी प्रकार से आप लगातार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है, सराहनीय रहता है कि हम किस प्रकार से वर्क कर पा रहे हैं और आप हम लोगों से किस तरीके से जुड़ पा रहे हैं। तो कमेंट करते रहिएगा। साथ ही मैंने रेबीज के टीके के बारे में पूछा था, तो पूजा यदु मैडम ने ही रेबीज की लुईस पास्चर के द्वारा खोज की गई थी, इसके बारे में बताया। बहुत ही अच्छा इन्होंने कमेंट किया है। इसका कमेंट जरूर आप सभी लाइक कीजिएगा और जाकर जरूर पढ़िएगा। और भी बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया हुआ है, जैसे गायत्री साहू मैडम जी हो गई,
तो इसी प्रकार से जो भी मैं क्वेश्चन आप सभी को देता हूँ या पूछता हूँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उससे दो चीज़ें होती हैं, कमेंट किया गया चीज़ या फिर खुद से सर्च करके भी आप बता रहे होंगे तो भी वो चीज़ आपको ना हमेशा के लिए याद रह जाएगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में फ़ायदा करेगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ये मेरे आप सभी से आग्रह है। खैर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो जीवन रक्षक हार्मोन है ये किसको बोला जाता है? तो ऑप्शन में देख लो 46 है, इधर फीमर है, इंसुलिन की कमी से, इधर एड्रिनल। तो हार्मोन ना एड्रिनल ही होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा। डायबिटीज होता है ये होता किस वजह से होता है? तो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। यहाँ संख्या की बात की गई है, जोड़ी की बात नहीं की है। और जोड़े की बात की जाती है तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी बोली जाए तो फीमर होती है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी शरीर की, जो कि कहाँ होती है? हमारी जांघ की हड्डी को फीमर की हड्डी बोला जाता है। और बड़ी हड्डी है तो सबसे छोटी हड्डी भी होगी। तो सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की कौन सी होती है? तो कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेपी से स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान में रखना, कान में टोटल 3 हड्डी होती है जिसमें सबसे छोटी स्टेपीज होती है। फीमर हो गया। जीवन रक्षक जो हार्मोन है वो एड्रिनल को बोला जाता है। ये हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि पाई जाती है, वहां से स्रावित होती है एड्रिनल हार्मोन। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे अंदर जो उत्तेजना आती है, हम किसी चीज को लेकर गुस्सैल हो जाते हैं, तो वो सभी भाव ये एड्रिनल जो हार्मोन होता है उसकी वजह से होता है। तो इसे जीवन रक्षक हार्मोन या लड़ो व उड़ो हार्मोन। लड़ो या उड़ो क्यों? क्योंकि हमें देखना अचानक से उत्तेजना आती है, हमें अचानक से गुस्सा आता है और कुछ समय बाद ठीक हो जाता है, तो यही है। या फिर हम कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हैं तो अचानक से हम एक्साइटेड हो जाते हैं। या फिर मैच देख रहे हैं, आखिरी बॉल में 4 रनों की जरूरत है, बल्लेबाज ने 6 रन मार दिया, तो वहाँ पर हम एकदम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो सब क्यों है? तो इसी एड्रिनल की वजह से। तो इसका ध्यान में रखिएगा आप। अगर महिलाएं देख रही तो महिलाएं के लिए भी एग्जाम्पल लेते चलते हैं। अगर किसी टीवी सीरियल में कहीं पर किसी का मौत होने वाला है और वो अचानक से बच कर आ जाता है, तो उनके अंदर जो उत्साह उत्पन्न होती है वो भी इसी की वजह से। तो इसका ध्यान रख कर चलेंगे आप सभी। गुणसूत्र की बात की जाए तो 46 होती है, 23 जोड़े पाए जाते हैं, ये मैंने बता दिया। इसी गुणसूत्र के अंदर ही आपका डीएनए उपस्थित होता है, जीन उपस्थित हो, डीएनए के अंदर ये सब उपस्थित होते हैं, इसको ध्यान रखना। तो जीन भी इसी गुणसूत्र के अंदर ही जीन पाया जाता है, जीन जेनेटिक्स जो बोलते हैं हम। सब डायबिटीज होता है तो ये इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन एक हमारे अंदर में हार्मोन होता है, ये भी वो हमारे ना अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप में पाया जाता है। इंसुलिन इनबिल्ट रहता है शरीर में। ये जब इसकी मात्रा कम हो जाती है ना तो हमें मधुमेह या डायबिटीज का शिकार होना पड़ता है, या वो बीमारी हो जाती है। डायबिटीज क्या होता है? तो हम लोग जो बोलते हैं ना शुगर हो गया, तो यही है इंसुलिन की कमी से जो होता है। तो इतना था इसमें जानने लायक बात थे, इतना आप नोट करके चलिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12। इसमें भी सूची मिलाइए बोला गया है। इसमें क्या है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब हमेशा आपको याद रखना है कि वो रेटिना पर बनता है। नेत्र का लेंस कैसा होता है? तो ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25, यहाँ पर मात्रक नहीं दिया गया है, याद रखना 25 सेंटीमीटर होती है। कभी कभी आपको एग्जाम लेने वाले, प्रश्न बनाने वाले कंफ्यूज करेंगे, सेंटीमीटर दे देंगे, इंच दे देंगे, फीट दे देंगे, मीटर दे देंगे, तो ये सेंटीमीटर में होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेत्र में दान क्या करते हैं? तो कार्निया का दान किया जाता है। हमने देखा ना, नेत्रदान महादान ऐसे करके कहीं जगह जगह पोस्टर लगा होता है। तो अंतिम दिनों में जिन व्यक्तियों के नेत्र अच्छे रहते हैं या फिर उनके घर वाले अगर अकाल मृत्यु हो गई या फिर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, जो भी तरीके से, तो अगर उनके घर वाले चाहें तो उनके आंखों का दान कर सकते हैं। तो उसमें आंखों का दान पूरा आंख नहीं निकाला जाता है, उसमें जो हमारे आंख का एक पार्ट रहता है कार्निया, इसको निकाला जाता है। तो इसी को दान किया जाता है, कार्निया। नेत्रदान में कार्निया दान किया जाता है। अब मैंने ये जो बनाया था वो नेत्र पर संबंधित बनाए थे, वन लाइनर न लिखा के, इस तरीके से सही मिलान। तो इससे नेत्र वाले आपके पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाएंगे। नेत्र का लेंस कैसा बिहेव करता है? उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बनता है कि हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब है कैसा दिखाई देता है? तो उत्तल लेंस में हमेशा जो भी प्रतिबिंब बनता है ना वो उल्टा दिखाई देता है, उल्टा और छोटा। लेकिन हमको बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो वो एक पूरा फिनोमिना है कि वो हमारे रेटिना पर रिफ्लेक्ट करने के बाद हमें वापस जब सामने दिखाई देता है तो सीधा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। तो एक फिनोमिना पे नहीं जाते, इतना बस ध्यान रखना। उत्तल लेंस पर बनता है, मतलब नेत्र जो है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उल्टा और छोटा बनता है, ये ध्यान रखिए। स्पष्ट दूरी हो गई 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मतलब जैसे ये है डिस्टेंस, हम तो दूर तक देख सकते हैं, लेकिन मिनिमम मतलब यहाँ 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कुछ चीज़ रखा है तो मैं स्पष्ट पढ़ पाऊंगा। अगर उसको और ज़्यादा लाऊंगा तो मेरे आंख ज़्यादा समय तक उसको देख नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मिनिमम जो है 25 सेंटीमीटर को स्पष्ट दृष्टि के लिए माना जाता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे
रेटिना हो गया था, नेत्र का लेंस भी हो गया था, सारी चीजें हो गई थी इसमें। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताया उसको लिख लेना आप। तो आगे की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें आते हैं। इसमें भी सूची मिलान है। अब देखो, बायो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, माफ कीजिएगा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। जैसे कि कोशिका अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, उत्सर्जन तंत्र अपने आप में होता है बहुत बड़ा, मानव हृदय अलग होता है, रक्त संचरण अलग होता है, हड्डियां अलग होती हैं। तो उस तरीके से एक आध दो छोटे छोटी चीज़ों का मैंने एक आध पॉइंट निकाल के यहाँ पर बनाया हुआ है। और भी इस तरीके के पिछले वीडियो में भी और इसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताकि हम उनको भी थोड़ा बहुत कवर कर सकें, जो पॉइंट जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते उनको भी। अब देखते हैं इसमें सूची 1 और 2 में। तो मानव शरीर का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आप सभी ने पढ़ा होगा, जानते होंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह है, इतना ध्यान रखना। अब आत्महत्या की पहली क्या होती है, आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं कमेंट पढ़ता हूँ, इसी तरीके से मैं आगे आने वाली वीडियोस में भी आप सभी का नाम बताऊंगा कि किन लोगों ने मुझे जवाब दिया था। अगर जवाब दोगे ना तो आप लोग को भी ना संतुष्टि टाइप का मिलेगा कि हाँ, हम लोग जुड़े हुए हैं क्लास से, हमारा इन्वॉल्वमेंट बना हुआ है। तो जरूर बताइएगा। आत्महत्या की थैली मैं लिख देता हूँ ना यहाँ, आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है हमारे शरीर में, किसे बोला जाता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मानव शरीर में वृक्क का कार्य क्या होता है? तो ये रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। दांत का ऊपरी भाग किससे बना होता है? तो इनेमल से बना होता है। मीठा नमकीन स्वाद का अनुभव कौन कराता है? ये जीभ के बारे में बात कर रहा है कि जीभ का कौन सा भाग है, यहाँ लिख लेना। जीभ का कौन सा भाग मीठा नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है? तो वो हमारा अग्रभाग है। अब इसमें एक एक करके आते चलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस है, हमारे शरीर का पावर हाउस। जो कोशिका होती है हमारे शरीर, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी, कोशिकाओं से मिलकर बनता है उतक, उतक फिर आगे जुड़ते जाता है, मांसपेशियों में बदलता है। इस तरीके से पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो उस जो कोशिका में एक जगह होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जहां वहां सारा एनर्जी स्टोर होता है, जिसे पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ये इस हमारे जो भिलाई के पास पड़ता है वो पावर हाउस नहीं। मानव शरीर के अंदर में पावर हाउस कौन सा है? ऊर्जा गृह मतलब पावर हाउस, तो वो कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोशिका के अंदर उपस्थित रहता है। शरीर में वृक्क का कार्य वृक्क का कार्य क्या होता है? तो रक्त को शुद्ध करने का। वृक्क मतलब क्या? किडनी। सेम के बीज के आकार में इसका कार्य वो होता है, साइज होता है। आकार जो है इसका सेम का बीज, अगर आपने सेमी का बीज देखा होगा तो उसी के आकार में रहता है। रक्त को शुद्ध किस प्रकार से करता है? तो हमारे शरीर का जो रक्त है ना, सभी हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद जब वृक्क से आकर गुजरता है तो उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित रहते हैं वो सभी छनते जाते हैं और रक्त शुद्ध मात्रा में आगे बढ़ता है। और वही जो अपशिष्ट पदार्थ है, हम जब पानी पीते हैं तो उसी पानी के साथ मिलकर हमारे शरीर से वो हमारे यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से वृक्क का कार्य है रक्त को शुद्ध करना। अगर हमारा वृक्क का कार्य करना बंद कर देता है तो हमें डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखना, डायलिसिस वृक्क से संबंधित बीमारी है। फिर देखते हैं डायलिसिस में क्या होता है ना, तो कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है, वहां से आपके फिर रक्त को फिल्टर किया जाता है। वो उस कंडीशन में पहुंचने तक ना व्यक्ति फिर कुछ ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाता है। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर दांत का ऊपरी भाग क्या होता है? तो इनिमल से बना होता है। तो हमारे पूरे शरीर में दांत जो है वो 2 बार आते हैं, एक बचपने में और एक बाद, जिसे दूध का दांत बोलते हैं। जो दूध का दांत रहता है वो 20 रहता है उसकी संख्या, बाद में हमारे 32 दांत आते हैं। इन 32 दांतों में ना जो हमारा दांत का जब सबसे ऊपरी जो परत रहता है, जो बहुत ही हार्ड रहता है, वो बना रहता है इनिमल से। ये इनिमल बहुत ही मजबूत रहता है और इसी से बना होता है हमारा दांत और जबड़ा। हमारे पूरे शरीर में अगर सबसे मजबूत पार्ट देखोगे ना तो हमारा जबड़ा होता है, ये सबसे मजबूत होता है। और वो भी जबड़ा भी इनिमल से ही बना रहता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो इनिमल क्या होता है? दांत का ऊपरी भाग का परत रहता है जो कि सबसे मजबूत होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और जबड़ा भी इसी से बना रहता है। मीठा नमकीन स्वाद का अनुभव जीभ का कौन सा भाग करता है? तो अग्रभाग। तो जीभ के ना टोटल 4 भागों के हिसाब से पढ़ेंगे हम। तो जो अग्रभाग रहता है मीठा नमकीन, साथ में जो तीखा स्वाद है वो भी अग्रभागी महसूस करवाता है। जो सबसे पीछे का भाग है वो कड़वा, और दोनों आइट साइड के जहाँ से हमारे दांत चिपके हुए रहते हैं, तो साइड वाले जो भाग हैं वो खट्टे स्वाद का अनुभव कराते हैं। और जो एकदम बीचों बीच का पॉइंट है ना, पूरे जीभ का बीचों बीच का भाग जो तालू से टकराते रहता है, वो वाला भाग स्वादहीन रहता है। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो अग्रभाग मीठा नमकीन और तीखा, पश्च भाग जो रहेगा वो कड़वा, और दाएं और बाएं के भाग खट्टा स्वाद का अनुभव कराता है। ये था जीभ से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दांत का भी मैंने बता दिया।
तो ये सारे क्वेश्चंस के अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना हो तो कर लीजिएगा, मेरे बोलने के अनुसार आप नोट करते चलिएगा या फिर पॉज करके लिख लीजिएगा, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सिनकोना वृक्ष के तने से क्या प्राप्त होता है? तो सिनकोना वृक्ष के तने से प्राप्त होता है कुनेन। ये कुनेन क्या है, आगे बढ़ेंगे। कुनेन एक दवाई बनाने का काम आता है। थीस्ट और मशरूम क्या होते हैं? तो ये ना फफूंद का रूप होते हैं, फफूंद का रूप होते हैं। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर, तो मृदा में भी ना नाइट्रोजन, हमारे पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन के सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हमारे मृदा को भी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है ताकि फसल अच्छा हो सके। तो उसकी पूर्ति कहाँ से होती है? मटर की फसल से। कैसे, ये बताऊंगा अभी। प्राणवायु गैस के नाम से कौन जाना जाता है? तो बहुत ही सरल था, ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस बोला जाता है। अब देखो, सिनकोना वृक्ष के तने से प्राप्त कुनेन होता है। कुनेन ना दवाई बनाने के लिए काम आता है। सिनकोना एक वृक्ष होता है, सिनकोना वृक्ष, उसका जो छाल होता है, बाहरी परत, उससे दवाई बनाते हैं मलेरिया के लिए। मलेरिया के दवाई के लिए उसे कुनेन दवाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मलेरिया की दवाई बनाने में काम आता है, जो कि सिनकोना वृक्ष के तने से प्राप्त होता है, कुनेन। थीस्ट और मशरूम क्या होते हैं? तो ये दोनों ना फफूंद होते हैं, थीस्ट और मशरूम। थीस्ट नहीं है, ये ईस्ट है। ये ईस्ट याद रखना, ईस्ट या खमीर। जो जैसे कि हम बोलना चाहिए कि कुछ चीज़ों को बनाने के लिए पहले उसे सड़ाते हैं, तो उसमें जो थोड़ा सा उठ के आता है ना, वो क्या होता है? ईस्ट कहलाता है। तो ईस्ट एक प्रकार का फफूंद होता है। जैसे कि ये मान लो कि इडली आपको बनाना है, तो इडली को बनाने के लिए जैसे हम लोग इनो मिला देते हैं, सोडा मिला देते हैं, तो इसी प्रकार के अन्य जो खाद्य पदार्थ रहते हैं ना, कुछ कुछ, कि अगले दिन में उसमें थोड़ा सा स्पंजी रूप आए, तो उसके लिए ना ईस्ट मिलाते हैं। वो ईस्ट किसका बना होता है? फफूंद का। अब ये नहीं है कि सारे फफूंद ही खराब होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने पहले पार्ट में बताया था कि फफूंद से ही हमें क्या प्राप्त होता है? पेनिसिलिन। कवक से पेनिसिलिन की प्राप्ति हुई थी, तो उसी प्रकार ये ईस्ट भी काम आता है। जैसे मशरूम भी हो गया, तो मशरूम भी एक प्रकार का फफूंद होता है, जिससे हम खाते हैं। कुछ प्रकार के मशरूम को खाते हैं ना, हमारे छत्तीसगढ़िया में क्या बोलते हैं? उसको फुटू बोलते हैं। तो उस फुटू को हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तो वो भी क्या है? एक प्रकार का फफूंद है। तो सारे फफूंद अच्छे भी नहीं है और सारे फफूंद बेकार भी नहीं, कुछ काम के भी हैं। तो ये फफूंद होता है, फफूंद की कैटेगरी में आता है, इसका आपको याद रखना है। फिर मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कौन करता है? तो मटर की फसल। तो मटर हो, चना हो, दाल हो, जितने भी दलहनी फसलें होती हैं, वो सभी क्या करते हैं? उसमें उनकी जड़ों में ना एक जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम नाम का जीवाणु। वो राइजोबियम नाम का जीवाणु क्या करता है? जैसे ही पौधा ऑक्सीजन जैसे हम लोग ग्रहण करते हैं, वैसे पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और साथ में नाइट्रोजन भी ग्रहण करता है। वो नाइट्रोजन उसके वृद्धि में, उसके भोजन बनाने में कुछ ना कुछ में काम आता है। तो वो क्या होता है? एक तरीके से नाइट्रोजन काम तो आता है, लेकिन हम लोग, माफ कीजिएगा, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन ना लेके जो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन का यूज करता है। पौधा क्या करता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है, लेकिन वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करता। वो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन का प्रयोग करता है और वहां से अपने पोषक पदार्थों की पूर्ति करता है अपने लिए। तो नाइट्रोजन अब मृदा से ले रहा है, तो मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती जाएगी। जैसे धान का फसल लगाए, गेहूं का फसल लगाए, तो सब क्या नाइट्रोजन को खींच लेते हैं। तो वापस से नाइट्रोजन की जो बहुलता थी मृदा में, उसको बढ़ाने के लिए दलहनी फसलों का प्रयोग किया जाता है। इनकी जड़ों में एक वो पाया जाता है जीवाणु, राइजोबियम। वो क्या करता है कि वापस से ना वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन रहता है उसका स्थिरीकरण करता है, और स्थिरीकरण करके उसे वापस मिट्टी में संजो के रखता है, ताकि आगे आने वाला फसल और अच्छे तरीके से बढ़ पाए। तो इसमें एक राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति करता है मृदा में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था पूरा बताने का मैटर। तो इतना बस लिख लेना, मटर या दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, इसी से मृदा को नाइट्रोजन की पूर्ति होती। इतना ध्यान रखना। अब प्राणवायु गैस तो सरल था, ये तो बता ही दिया। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो गैस है ना, उसका प्रयोग और कहाँ करते हैं? तो जो हम लोग जैसे लेस खाते हैं, हम लोग कुरकुरे खाते हैं, या फिर अन्य प्रकार के जो भी पैकेट में पैक होकर जो आता है ना, उसमें यही नाइट्रोजन गैस ही भरा रहता है, ताकि वो लंबे समय तक खाद्य पदार्थ सुरक्षित बना रहे। तो इसका ध्यान रखना है आप ही सभी को। मुझे आप सभी कमेंट करके बताइएगा, ये भले फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप सभी को पूछ रहा हूँ कि जो हम लोग मोटर वाहन यूज करते हैं, उनके टायरों में कौन सा गैस भरा होता है? तो कौन सा गैस भरा होता है, ये जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित अध्ययन को किन नामों से जाना जाता है? तो एक संबंध और अध्ययन बताना है। किडनी का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? तो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता जाता है? तो ये साइटोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रकार के अध्ययन वाले क्वेश्चंस भी देखे गए हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
तो इनके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, जैसे कल्चर पर, जैसे मधुमक्खी पालन को सेरीकल्चर, कीट पालन को पीसी कल्चर, इस तरीके से भी और भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसको आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हृदय के बारे में पढ़ लेते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं उसके अध्ययन को। मस्तिष्क का जो अध्ययन होता है वो न्यूरो साइंस या न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। जो रक्त का अध्ययन है हेमेटोलॉजी के अध्ययन अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार से अन्य अन्य प्रकार के अध्ययन करे जाते हैं। तो इन चारों के बारे में आपको बताते चलता हूँ थोड़ा थोड़ा। किडनी का जो अध्ययन है नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी ही क्यों? तो जो हमारा जो वृक्क है ना, किडनी जिसको बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जिसके बारे में चर्चा किए, वो उसकी ना सबसे छोटी जो इकाई, कार्यात्मक इकाई होती है, वो ना नेफ्रॉन कहलाता है। नेफ्रॉन सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई जिससे हमारा रक्त छनता है। जैसे एक छन्नी देखा होगा आप कभी ने, पानी छन्नी, जो कि घरों में यूज किया जाता है, तो उसमें कैसे छोटे छोटे रेसे एक दूसरे से गुथे रहते हैं और एक पूरा जाल बना के रखते हैं। उसी प्रकार से नेफ्रॉन जो रहता है किडनी को बनाकर रखता है, जहां से रक्त छन के आगे निकलता है। तो वही नेफ्रॉन के कारण ही इसे नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी जो कार्यात्मक इकाई है ना, कोशिका को बोला जाता है, इतना ध्यान में रखना। और जो वृक्क के बारे में बोले तो नेफ्रॉन आ जाएगा पर्टिकुलर, क्योंकि एक अंग के बारे में बात कर दिया है। और पूरे शरीर के बोला जाए तो कोशिका। फिर कोशिकाओं का अध्ययन क्या होता है? तो साइटोलॉजी, या आ गए कोशिका। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, और शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसी में उपस्थित होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का क्या है? माइकोलॉजी। और जो हम लोग सवाल पढ़ते हैं, उन सवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। सवाल काई, तो काई को हम लोग क्या करते हैं? निकाल के फेंक देते हैं। घरों में अगर कहीं पर काई जमा है तो उसको निकाल के फेंक देते हैं, तो वहां से याद रखना सवाल का फाइकोलॉजी और कवक का माइकोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी को मैंने याद कर लिया था आम से ही, पामो आमो ऐसे करके याद कर लिया था। तो आमोलॉजी करके पोमोलॉजी याद कर लिया था। फल का अध्ययन, फल एक आम होता है, आम से आमोलॉजी, आमो से पोमोलॉजी, ऐसे कर। वो मेरा तरीका था, अगर आपसे डायरेक्ट याद हो जाए तो डायरेक्ट याद कर लो, नहीं तो पामो आमो करके याद रख लेना। आम क्या है? फल है, और पामो, पामो से पोमोलॉजी। ठीक, ये था। इसी तरीके से मैंने अन्य जो नाम बताया उसको भी आप कहीं पर लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, या फिर और इसके इसी तरीके के 5-6 नाम और याद कर रखिएगा। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्हीं सभी को पूछा गया था, तो मैंने इसको बना के रखा था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित फल के खाने वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका भी प्रचलन रहा है। आप केवल व्यापम के प्रश्न पत्र में ना देखा जाए, अगर बाहर के जो एग्जाम होते हैं सेंट्रल लेवल के, जैसे कि रेलवे के हो गए, तो उनके में भी इसका प्रचलन रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने का। तो ये मैंने डाल दिया है, कब क्या पूछ लिया जाए तो पता नहीं, इसलिए। तो फल और उसके खाने वाले भाग का नाम देखते हैं। जैसे अदरक है, ये मोस्ट टॉपिक है। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, इसको पूछा जाता है कि कौन सा भाग को खाया जाता है, तो इसको प्रकंद होता है। प्रकंद क्या होता है, इस पर आएंगे। लौंग का कौन सा भाग होता है? तो लौंग कली वाला भाग होता है। आलू क्या होता है? तो आलू आपका तना वाला भाग होता है। और गाजर क्या होता है? तो गाजर जड़ होता है। तो गाजर ले लो, मूली ले लो, शकरकंद ले लो, जो हम लोग बोलते हैं ना शकरकंद, या फिर क्या बोलते हैं उसको, चकुंदर करके, या चुकुंदर, जो भी है, वो सब क्या होता है? जड़ के प्रकार में आ जाते हैं, हम लोग उसके जड़ को खाते हैं। तो गाजर मूली को ही याद रखना विशेषकर, ये क्या होते हैं? जड़ होता है, जड़ वाला भाग होता है। आलू क्या होता है? तो आलू तना होता है। आलू जरूर जमीन के अंदर से प्राप्त होता है, लेकिन वो एक प्रकार का तना होता है। तना ही आगे चल के नीचे क्या होता है? जैसे पौधे क्या करते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं, तो उसी में से भोजन के कुछ भाग उसके तने में इकट्ठा होते चले जाता है और वो मोटा हो जाता है, और मोटा हो जाता है जिसे ही हम आलू के नाम से जानते हैं और उसे हम प्रयोग में लाते हैं। इसी प्रकार से प्याज भी रहता है। प्याज क्या करता है? वो भी जमीन के अंदर ही ऐसे ही तना जो रहता है उसका परत दर परत बढ़ते जाता है, तो तना ही रहता है प्याज भी। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना। आलू भी तना होता है। लौंग, लौंग कली होती है। जैसे पुष्प की कली होती है, पहले फूल खिलने से पहले कली निकलता है, तो हम ये जो कली वाला भाग खाते हैं ना, लौंग ही है। लौंग का फूल भी बोलते हैं ना, इसलिए लौंग फूल, तो कली वाला पार्ट ही रहता है, कली वाले पार्ट को ही हम खाते हैं, वो लौंग है। अदरक, अदरक के साथ हल्दी को भी याद रखना। अदरक और हल्दी दोनों क्या होते हैं? तो ये लोग प्रकंद होते हैं। प्रकंद, प्रकंद मतलब क्या? तो तना जो है वो जमीन के अंदर है, लेकिन वो ना पूर्णतः जड़ के रूप में परिवर्तित हो पाता है, ना पूर्णतः तना रह पाता है। जैसे आलू जो था, ये तो जड़ नहीं निकला रहता ना इससे, तो ये क्या तना कहला जाता है। प्याज हो गया, प्याज एक परत दर परत बन के रहता है, उसके नीचे जड़ें रहती है, तो प्याज हो गया तने के रूप में। लेकिन प्रकंद क्या हो जाता है? न पूर्णतः जड़ हो पाती है, न पूर्णतः तना रह पाती है, तो ये प्रकंद के अंतर्गत आ जाते हैं। ये लेकिन प्रकंद ही रहता है ना, ये जड़ के अंदर मत ले लीजिएगा इसको, प्रकंद ही नाम से जाना जाता है। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, तो इसका ध्यान रखेंगे।
साथ में जैसे जितने भी बीज वाले रहते हैं, अब मूंगफली भी जमीन से प्राप्त किया जाता है, तो मूंगफली क्या होता है, तो बीज पत्र रहता है। मूंगफली का हम लोग बीज वाला पार्ट खाते हैं, लेकिन उसको बेटर टर्मिनोलॉजी यूज किया जाए या साइंस के लैंग्वेज में बोला जाए तो बीज पत्र बोला जाता है उसे खाने वाले भाग को, ये ध्यान में रखना। मूंगफली हो गया, मटर हो गया, तो जितने दलहनी चीजें हैं, चना हो गया, वो सबका बीज पत्र हम लोग खाते हैं। काजू हो गया, वो भी बीज पत्र में आता है, क्योंकि काजू को भी दो भाग में तोड़ोगे तो दो भाग में टूट जाता है ना वो, तो बीज पत्र के रूप में रहता है। तो ये था, आई होप समझ में आया होगा ये वाला। ये सब मिलाते नहीं चल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, मैं सही आंसर आपको देते चल रहा हूँ। और इन सभी का आपको पीडीएफ हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा, और वहाँ जाकर आप इन सभी के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को टेस्ट सीरीज भी दिलाना चाहिए, टेस्ट सीरीज आप दिलाते चलिएगा। टेस्ट सीरीज दिलाने से ये होगा कि जो क्वेश्चंस मैं अभी बता रहा हूँ, जिस प्रकार की गलतियाँ होती हैं उनको भी गिनाते चल रहा हूँ, तो वो आप सीख तो रहे हैं, लेकिन पेपर दिलाने पर ही आपको पता चलेगा कि हाँ आप उसको एक्चुअल अप्लाई कर पाए कि नहीं। तो पेपर में जाने से पहले कि आप एक बार ना टेस्ट सीरीज जरूर दिलाइए। टेस्ट सीरीज दिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आप गलतियाँ कहाँ पर कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका वीक पॉइंट कहाँ रह गया। तो आप अगर टेस्ट सीरीज दिलाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने बहुत ही कम फीस पर अभी महिला परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज रखा हुआ है, उसको आप जाइए और दिलाइए। 17वें क्वेश्चन में जाते हैं, शब्दों का पूरा नाम लिखना है। तो कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि शब्द दे दिया जाता है, उसका पूरा नाम बताओ करके। तो मैं इधर से न जाकर अभी इधर से जाता हूँ। लोग इसको कम जानते हैं, इस पूरे नाम को कम जानते हैं, इसको ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा हुए रहते हैं। तो एड्स में आते हैं। एड्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जो कि वायरस से होती है। इसका पूरा नाम क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी और एस से सिंड्रोम। अब एड्स का फुल फॉर्म मैंने आप सभी को बता दिया है। आप सभी मुझे बताएंगे कि जो ये एड्स का विषाणु है उसका नाम क्या है, जो एड्स फैलता है जिस विषाणु से, उसका नाम क्या दिया गया है, इसका आप जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। जैसे कि मैडम ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई किया हुआ था, मैं बताता हूँ आप सभी को कि मैंने जो आई फ्लू था उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो इसका भी इस प्रकार के कमेंट हमें और भी ज़्यादा सराहनीय लगते हैं कि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही अपनी तैयारी को और कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। जैसे कि एडवर्ड जेनर के बारे में भी एक मैडम ने बताया था, सृष्टि साहू ने, कि स्मॉल पॉक्स जो है वो एडवर्ड जेनर उसके टीके की खोज जो की थी ना, एडवर्ड जेनर जो पहले टीके की खोज करता था, किसके लिए किया था, तो स्मॉल पॉक्स चेचक के लिए किया था। इस प्रकार के जैसे आई फ्लू अभी चल रहे, तो सृष्टि साहू ही मैडम है, इन्होंने ही बताया था कि एडिनो वायरस से आपके आई फ्लू होते हैं। अभी आई फ्लू हर तरफ फैला हुआ है, तो एडिनो वायरस ही फैला हुआ है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो सभी उनके कमेंट को जरूर लाइक कीजिएगा, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एड्स के वायरस का नाम आप सभी को बताना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको और किस प्रकार के वीडियो चाहिए या हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है कि नहीं, उसका भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर डीपीटी देख लेते हैं। डीपीटी, तो डीपीटी एक टीके का नाम होता है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो उस कौन सा टीका होता है, तो डिप्थीरिया, टिटनेस और परटूटिस, ये 3 टीकों को एक साथ डीपीटी के नाम से जाना जाता है। डी से डिप्थीरिया, पी से परटूटिस और टी से टिटेनेस। फिर देखेंगे टीबी। टीबी क्या होता है, तो टीबी भी एक बीमारी है जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। टीबी जीवाणु से होने वाला रोग है। टीबी में लोगों को खांसी आती है, थोड़े बहुत खांसी के साथ ब्लड भी आता है, तो टीबी के शिकार होते हैं। तो जीवाणु के द्वारा होने वाला टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को ध्यान रखना। आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए के साथ डीएनए का भी बता देता हूं मैं आपको। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों किससे बना होता है, तो न्यूक्लिड एसिड होता है एक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड एसिड, उससे ये बना होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इन सभी के बारे में मैंने बताया। साथ ही इनके अंदर में जीन भी पाया जाता है। जीन इनकी एक इकाई होती है और इन्हीं से ही जीन्स एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। जीन जो है अनुवांशिकी का बहुत ही बड़ा कारक होता है। जैसे माता पिता के कुछ गुण बच्चों में देखे जाते हैं ना, या फिर बीमारियों के भी वाहक समझ लो, कुछ अनुवांशिक बीमारी भी होते हैं, तो इन्हीं जीन्स के कारण ही होते हैं, इन्हीं डीएनए के कारण ही होते हैं। तो इनका ध्यान में रखिएगा। तो आरएनए के फुल फॉर्म मैंने बता दिए, इन सभी का आपको पढ़ के रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। निम्न को सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो सूची 1 और सूची 2 पढ़ते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ क्वेश्चन को, 1 और 2 को। तो पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे, तो पादप मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो कोशिका भित्ति मतलब जो बाहरी आवरण है वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन की।
सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और ध्यान में रखना कि ये बहुत ही ना कठोर होती है। फिर एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है आपका अमीबा, साथ में पैरामीशियम भी याद रखेंगे। ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। कुछ जीवाणु भी हैं, वो भी एक कोशिकीय जीव में आते हैं। और विषाणु जो होते हैं वो ना जीवित रहते हैं ना मृत रहते हैं। तो एक बात याद रखना, ऐसा कौन सा जीव है जो ना मृत अवस्था में रहता है, मतलब ना सजीव रहता है ना निर्जीव रहता है, तो बीच की अवस्था में पाया जाता है, तो वो विषाणु रहता है। ठीक। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सभी को बताया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो ये तंत्रिका तंत्र को हम लोग बोलते हैं। और जीन बने होते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। अभी मैंने बताया डीएनए और आरएनए के फुल फॉर्म के बारे में। उन्हीं डीएनए में आपका मौजूद होता है गुणसूत्र और जीन। और इसी जीन, ये जीन किससे बने होते हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने रहते हैं। इसका ध्यान में रखना है आपको। और ये जीन ही है आनुवांशिकी के कारक होते हैं, वाहक होते हैं। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो तंत्रिका तंत्र होती है। सबसे बड़ी बताया तो सबसे छोटी क्या होगा, ये मानव शरीर की बात की जा रही है। मानव शरीर की सबसे जो बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र है, ये लंबी कोशिका बोला जाए। और जो सबसे छोटी वो क्या होती है, तो शुक्राणु होती है। शुक्राणु जो होती है सबसे छोटी कोशिका होती है मानव शरीर के अंदर। और पूरे वर्ल्ड में बोला जाए कि पूरे अगर प्राणी जगत को लिया जाए और उसमें सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो वो होती है, जीवाणु के अंदर एक पाया जाता है, नाम प्लाज्मोडियम या माइकोप्लाज्मा ऐसे करके कुछ होता है। एक बार चेक करके मैं बता दूंगा आप सभी को। तो वो सबसे छोटी होती है, उसको ध्यान में रखना है। माइकोप्लाज्मा ही है शायद जो कि सबसे छोटी इकाई होती है। एक बार मैं चेक करके आप सभी को बता देता हूँ। माफ कीजिएगा, प्लाज्मोडियम नहीं माइकोप्लाज्मा है, मैं दोनों भूल जा रहा था। माइको और प्लाज्मा, प्लाज्मोडियम बोल दे रहा था। तो प्लाज्मोडियम नहीं है, माइकोप्लाज्मा है। पूरे प्राणी जगत में, पूरे प्राणी जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। एक जीवाणु के अंदर ही उपस्थित रहती है माइकोप्लाज्मा और शुक्राणु। साथ में ये बताइएगा, यहाँ पर कोशिकाओं के बारे में आया तो ये बता ही देता हूँ मैं कि जो सबसे पहले कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 के आसपास या 1765 है। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। नाम जरूरी है, सन नहीं, तो नाम याद रखना। रॉबर्ट हुक ने की थी। वो एक मृत कोशिका थी। कैसे की कोशिका थी, मृत कोशिका थी। और जो सजीव कोशिका की खोज की थी वो लीवन हॉक ने की थी, जो जीवाणु के भी खोजकर्ता माने जाते हैं, जीवाणु विज्ञान के पिता कहे जाते हैं लीवन हॉक, एंटोनी वॉन लीवन हॉक। उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी होती है हमारे अंदर और सबसे छोटी शुक्राणु होती है, इसका ध्यान रखेंगे। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है पूरे प्राणी जगत में। और जंतुओं में पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, इसका ध्यान रखना है। फिर जीन के बारे में पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। छोटे छोटे कोशिका मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतकों से हमारा शरीर का निर्माण होता है। मांसपेशी से जो मांसपेशी का जुड़ाव रहता है, मांसपेशी से मांसपेशी का, और एक होता है हड्डियों से हड्डियों का जुड़ाव। तो मैं हड्डियों से हड्डियों का जुड़ाव बता रहा हूँ। हड्डियों से जो हड्डी आपस में जुड़े रहते हैं उसे लीगामेंट के नाम से जाना जाता है, लीगामेंट बोलते हैं। जैसे ये हड्डी है, यहाँ पर 3 हड्डी होती हैं उंगली में, तो 1 2 3, इन तीनों हड्डियों का आपस में जो जुड़ाव है वो लीगामेंट के थ्रू होता है। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो मांसपेशी से मांसपेशी का जुड़ाव होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। एक कोशिकीय जीव भी पढ़ लिए, अमीबिया पैरामीशियम होते हैं। ये लोग कोशिका विभाजन के थ्रू अपना प्रजनन करते, इतना ध्यान में रखना। पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है किसको, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो ये था इस वाले क्वेश्चंस का पूरा सार। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चंस की ओर। निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। तो डूबने से हुई मृत्यु का पता डायटम समूह के द्वारा लगाया जाता है, डायटम समूह के द्वारा। तो ये सही है। डायटम समूह क्या होता है, लाइन से ना मैं बताते चलता हूँ आपको पॉइंट वाइज। तो डायटम समूह के जीव क्या होते हैं ना, तो जीवाणुओं के समान ही बहुत छोटे छोटे हमारे जल में, जो जल है समुद्र का जल, पानी, नदी, उसमें बहुत बारीक से ना जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु से भी छोटे छोटे, जैसे अमीबा पैरामीशियम हो गए, उसी प्रकार के कुछ डायटम समूह के भी जीव पाए जाते हैं जिसमें कुछ प्रकार के जीवाणु आते हैं। सभी जीवाणु नहीं, कुछ प्रकार के। तो
अगर कोई व्यक्ति डूब के मर जाता है तो जाहिर सी बात है उनके अंदर क्या चले जाएगा, पानी चले जाएगा। तो उनके फेफड़ों में जब पानी चला जाता है तो उससे पता लगाया जाता है कि ये जो डूब के मरा है कब तक मरा है, कितने दिन हो गए इनको डूबे, उन सभी के बारे में ना ये डायटम समूह से पता चलता है। अगर डायटम ज़्यादा दिन तक मरा रहेगा तो डायटम समूह वहाँ ज़्यादा मात्रा में पनप जाए रहते हैं, और कम दिन हुआ रहता है तो कम पनपे रहते हैं। अब कुछ चीज़ों में ये होता है, कुछ केसों में कि व्यक्ति डूबने से नहीं मरता, उसको ज़बरदस्ती डुबाया जाता है, तो उसके बारे में भी ये पता लगा देता है कि ज़बरदस्ती डुबाएगा ना तो दम घुटने से मौत हो जाती है, पानी अंदर तक भरेगा नहीं, वो दम घुटने के कारण, क्योंकि वो छटपटाएगा व्यक्ति जिसको आप पानी में डुबा रहे हो, और छटपटाते छटपटाते उसके सांसें रुकने लगेंगी और धीरे धीरे वो मर जाएगा। तो दम घुटने की वजह से होगा मेन। और जो स्वयं डूबता है ना, या फिर पानी वानी की लहरों में घुस जाता है नदी में थोड़ा सा स्टैंड मारने के चक्कर में, और वहाँ जब डूब के मरता है तो वहाँ पूरा पानी के अंदर हो जाता है और सांस लेने के चक्कर में खत्म। तो ये दो अलग अलग पार्ट हैं, इस वजह से डायटम समूह से पता लगाया जा सकता है कि वो डूबा है कि नहीं डूबा है। तो डूबने से मृत्यु डायटम समूह से। स्क्लेरेन काइमा ऊतक पौधे के को कठोर व मजबूत बनाते। अभी हमने पढ़ा पौधों के ऊतक किसके बने रहते हैं, सेल्यूलेज के, और कठोर रहते हैं। जो तना वाला भाग देखते हैं आप, और तना वाले भाग में बहुत बाहरी भाग में देखना थोड़ा काला काला कलर का, ब्राउन ब्राउन कलर का पेड़ रहता है, और कभी उसको उखाड़ो तो उखड़ जाता है आसानी से, और एकदम डीप तक अगर उखाड़ो तो थोड़ा सा हरा हरा दिखने लगता है। तो हरा हरा दिख रहा है ना, वो जीवित कोशिकाएं रहती हैं उसकी, जीवित ऊतक रहते हैं। लेकिन जिसको हल्का सा भी उखाड़ो और वो गिर जाता है तो वो ना यही स्क्लेरेन काइमा ऊतक रहता है, जो कि कठोर और मजबूत रहता है, लेकिन क्या रहता है, मृत रहता है। इसका ध्यान रखना है। मैंने बताया होगा तो समझ ही गए होंगे, जैसे एक तना है, मान लो ये पेड़ है, ये तना है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बाहरी आवरण में और नहीं लगा रहता है, और इसको हल्का से उखाड़ो तो गिर जाते हैं निकल के, तो वही स्क्लेरेन काइमा ऊतक रहते हैं। ठीक है। अब मोती का मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो जी सही है। जो मोती हम लोग प्राप्त करते हैं ना सीप से यस बोलना चाहिए कि जो घोंघा रहते हैं उन लोग से, घोंघे से भी प्राप्त होते हैं, किसी को मालूम नहीं होता तो सुन लो, घोंघे से भी प्राप्त हो जाता है कभी कभी सीप, और रेयर केस है। लेकिन सीप जो समुद्र में पाया जाता है, नदियों के किनारे पाया जाता है, उनसे तो प्राप्त होता ही है। तो जो सीप से मोती निकलता है वो उसका मुख्य घटक क्या रहता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है। इसलिए देखना व्हाइट रहता है, अलग अलग कलर के भी आते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही हार्ड रहता है, और मोती भी बहुत हार्ड रहता है। अब उसमें बनता कैसे है, तो उसका एक बहुत अच्छा सा एक थोड़ा सा बता देता हूँ, स्टोरी टाइप का, टाइम हो रहा है बट बता दे रहा हूँ। तो क्या होता है कि अगर बाहरी आवरण उस सीप के अंदर किसी भी वजह से बाहरी कण, कंकड़, रेत के कण या कोई भी खराब पदार्थ पहुंच जाता है, जो उसके शरीर में खुद अंदर रहता है, जैसे हमारा शरीर है, हमारे अंदर कुछ है, वो पहले से ना इनबिल्ट है, लेकिन हम कुछ चीज़ें अपने अंदर डालते हैं तो क्या होता है, हमको वोमिटिंग आ जाती है, तो थोड़ा सा पाचन तंत्र खराब हो जाता है, लेकिन वो बाहर निकल जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो सीप रहते हैं इस तरीके के रहते हैं उन लोग, ये ऐसे डिजाइन में रहते हैं। अब इनके अंदर अगर कुछ एंटर कर जाता है तो ये बाहर तो निकाल नहीं पाते हैं, तो ये इन कणों के ऊपर क्या करते हैं, इन रेत के कणों के ऊपर या अवशिष्ट पदार्थों के ऊपर जो बाहर से घुसे रहते हैं इसके अंदर, ये लोग ना एक जैसे लार्वा समझ लो, उस तरीके का ना एक ना कुछ पदार्थ इनके ऊपर छोड़ते हैं, और ये पदार्थ धीरे धीरे जमते जाता है, और वो जमने वाला पदार्थ आगे चल के कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और वही हमें मोती के रूप में प्राप्त होता है। और इसी के चलते ये इस फिनोमिना को समझने के चलते अब मोतियों की खेती भी होती है। सीप के अंदर जानबूझ के कहीं पर से थोड़ा सा छेद करके रेत वेत के कण डाले जाते हैं, और कुछ समय बाद वहाँ से मोती प्राप्त की जाती है। तो आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं मोती की खेती किस प्रकार से होती, तो पता चल जाएगा। फिर अगर आप ऑप्शन देखते हैं, शरीर को ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है, तो वसा से तो मिलता है, लेकिन यहाँ इंस्टेंट एनर्जी की बात कर रही, जो हम तुरंत जो एनर्जी प्राप्त होता है ना, वो वसा से नहीं होता। हम जब उपवास रहते हैं या फास्ट रखते हैं तो उस समय हमें जो ऊर्जा देता है ये वसा देता है, लेकिन हमारे शरीर को सबसे पहले जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो आपको आंसर क्या लेना है, कार्बोहाइड्रेट। तो शरीर को ऊर्जा वसा से मिलता है क्या, नहीं, ये गलत है। तो असत्य कथन यही था, ये सत्य कथन था, बाकी सभी सही थे। तो हमें ऊर्जा वसा से तो मिलता है, लेकिन सेकेंडरी थिंग है, प्राइमरी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आपका सही आंसर होता है। यहाँ पर इंस्टेंट या तत्काल ऊर्जा छूट गया होगा, तो उस टर्म को याद रख लें। तत्काल ऊर्जा की प्राप्ति या केवल ऊर्जा की प्राप्ति भी पूछा जाए तो भी कार्बोहाइड्रेट आपको ऑप्शन में लेना है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वसा आप ले सकते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, साथ ही इस सीरीज का जो 20 क्वेश्चंस की सीरीज थी उसके आखिरी क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं बोलूँगा कि जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसे जरूर 1 से 2 बार पढ़िएगा, वहाँ के आसपास के टॉपिक कवर कर लीजिएगा। आपके पास अगर नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से जो कोर्स निकाला गया वहाँ से पढ़ लो, या हमारे फुल CGPAPM जो कि CGPSC प्री तक की तैयारी हो जाती है उसके आप नोट्स पढ़ लो, तो वहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।
तो आप सभी को है, अगर पूरे सभी चीज़ों का डिटेल अध्ययन करना है तो आप हमारे कोर्स की ओर जा सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते, आप इतने में सीमित रहना चाहते तो इसी के आसपास की चीज़ें और पढ़ लीजिएगा। अब नींबू देखते हैं। नींबू, तो इसमें अम्लों की पहचान करना है, नींबू का कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू का ना साइट्रिक अम्ल होता है। समुद्री शैवाल का क्या होता है, तो भाई ये नया चीज़ का है, मैं छोड़ दे रहा हूँ, याद है मुझे लेकिन मैं छोड़ दे रहा हूँ आप लोग को सिखाने के लिए कि इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने बताया है कि जो पहले याद है उसको बना लो। अंगूर, अंगूर नाम हम लोग सुनते रहते हैं तो ये पता रहता है। अंगूर का क्या होगा, तो इसका टार्टरिक अम्ल ही होगा। सिरका का क्या होगा, तो सिरका का एसिटिक अम्ल होता है। बचपने से ही पढ़ते आ रहे होंगे, अगर 9th-10th का बैकग्राउंड अच्छे से आपने पढ़ा होगा साइंस, और नहीं पढ़ा अगर साइंस ग्रुप से हैं तो भी, और साइंस ग्रुप के नहीं हैं तब इसको रटना पड़ेगा। तो रटने के लिए हम हैं बैठे हैं, आपको कैसे याद कराना है इजी वे में बता देंगे। तो देखो, अब ये बच गया क्या, समुद्री शैवाल, तो इसका एल्जेनिक अम्ल, ठीक है, वही आखिरी था तो उसको मिला देना। बाकी पहला प्राथमिकता ये देना कि आपको कौन सा याद है उससे हम मिला लें, और ऑप्शन में देखें कि वो मिल रहा है कि नहीं। अगर वो ऑप्शन में मिल रहा है और उसके जैसे अन्य ऑप्शन कहीं पर नहीं दिख रहे हैं तो आपका आंसर हो जाता है। कैसे, एक बार इधर डेमो देख के दिखाता हूँ आप सभी को। जैसे देखते हैं, मुझे नींबू के बारे में पता था, साइट्रिक अम्ल होता है, मैंने नींबू का ले लिया था साइट्रिक अम्ल। एक का 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो ये दोनों में से हो सकता है आंसर, बाकी दो छूट गए। ये नहीं पता था, छोड़ दिया मैंने। अंगूर के बारे में पता था, अंगूर का टार्टरिक अम्ल ही होता है, तो मैंने देख लिया। सी है ना, बी का नहीं पता मेरे को, सी में देखा तो सी में 3 यहाँ आया, तो 3 यहाँ आ गया और एक का 4 यहाँ आ गया, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। और यही है आंसर, क्योंकि सिरका का क्या होगा, एसिटिक अम्ल, और समुद्री शैवाल का क्या होगा, एल्जेनिक अम्ल। तो इस तरीके से आप 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको बाकी की चीज़ें नहीं पता है। तो इस मेथड का अप्लाई जरूर कीजिएगा, एग्जाम में बहुत ही फायदा देता है, मैंने खुद अनुभव किया हुआ है। अब नींबू के रस कैसे याद होगा, तो साइट्रिक अम्ल। तो कभी भी देखना, आप बाहर बाहर से घूम के आओगे, साइड से घूम के आओगे, उसको साइड मान लेना, कुछ विजिटिंग साइट में गए वहां से घूम के आओगे तो इंस्टेंट आपको नींबू पानी की जरूरत पड़ती, तो नींबू से याद के लिए साइड घूमने गया था, नींबू की जरूरत पड़ी, नींबू साइट्रिक अम्ल। फिर अंगूर का, अंगूर खट्टा रहता है, खट्टा टा, अंगूर खट्टा भी रहता है ना मीठा के साथ, तो टा से टार्टरिक अम्ल याद कर लिया था मैंने, अंगूर का टार्टरिक अम्ल। सिरका का देखेंगे तो एसिटिक अम्ल, सी एसिटिक, सिटिक सिरका, सिटिक सिरका, ऐसे मैंने याद कर लिया, एसिटिक सिरका, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है, इनके अलावा समुद्री का तो याद रखना है एल्जेनिक अम्ल, ये नया ही था, इसको बहुत लोग जान भी नहीं रहे होंगे, तो नॉर्मल याद रख लेना, समुद्री शैवाल एल्जेनिक अम्ल। किसका, समुद्री शैवाल का, नदी तालाबों में पाए जाने वाले शैवाल नहीं, समुद्री शैवाल का क्या है, एल्जेनिक अम्ल है। साथ में 2 चीजें और याद रखना, टमाटर का क्या होता है, टमाटर का होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर का होता है। और सेब का क्या होता है, तो मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल आपका सेब का होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये दोनों भी पूछे गए हैं प्रश्न में। तो इतना होता है आपके 20 क्वेश्चंस बायो से संबंधित। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को। आने वाले दिनों में और भी जो टॉप 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार, उसी प्रकार के क्वेश्चंस आते रहेंगे। एक मैडम का कमेंट आया था कि पॉलिटी की भी लेक्चर लेके आएँ, तो जरूर हम कुछ दिनों में पॉलिटी के भी लेक्चर्स लेकर जरूर आएंगे। बाकी आप सभी इसके साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, मतलब इसके साथ बने रहिए, इन सभी को पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको आगे और भी इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।